नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वक्फ संशोधन बिल को संसद की संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया है। याद कीजिए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद अदानी समूह को लेकर मीडिया में कई पर्दाफाशी रिपोर्ट आई, तब विपक्ष ने इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की पुरजोर मांग की, धरना प्रदर्शन दिया, मगर सरकार ने इनकार कर दिया, मांग नहीं मानी। वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है और इसके सदस्यों का ऐलान भी हो गया। यह समिति अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट देगी। इस बिल का नाम है द यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। संक्षेप में इसे उम्मीद कहा जा रहा है। वक्फ बोर्ड का कानून अब उम्मीद कहा जाएगा। नाम इस तरह से रखा जा रहा है कि इसे उम्मीद कहा जाए, शायद वक्फ कहने में ऐतराज हो। वक्फ बिल एक बहुत व्यापक मुद्दा है, एक एपिसोड में करना मेरे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन लोकसभा में उठाए गए सवालों से कुछ बातों पर बातचीत हो सकती है। हम इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि कितनी बार मंत्री जी ने सच्चर कमेटी का नाम लिया, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर वक्फ बिल का औचित्य ठहराते रहे। आपको याद है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का इतने सम्मान से कब नाम लिया, उसके कितने सुझावों पर अमल किया है। हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सच्चर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था। यूपीए का सरकार आ चुके थे और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये गठन हुआ। और सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है ये हम सब मालूम है। मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सच्चर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है, इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है। ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा, उस सच्चर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि वो कमेटी की रिपोर्ट है और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सच्चर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है। ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है। सबको मालूम है वक्फ के पास कितना प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास, और कितना आमदनी है। किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। यह बात बिल्कुल ठीक है कि सच्चर कमेटी ने कहा कि 4.9 लाख पंजीकृत संपत्तियां हैं, उनसे जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और घपले के भी मामले आते रहते हैं, इससे भी इनकार नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि इसके दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए, संपत्ति का पंजीकरण होना चाहिए, लेकिन जो व्यापक मुद्दा बनता है उसे अनदेखा नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड में घपला है, भ्रष्टाचार है, इसे ठीक करना चाहिए, मगर जो तरीका अपनाया जा रहा है, क्या वो तरीका ठीक है? हम यहां इन्हीं सीमित मुद्दों की बात कर रहे हैं। सरकार ने दलील दी कि वक्फ के पास लाखों एकड़ की जमीन है, तो फिर उसकी आमदनी उतनी क्यों नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए? वक्फ की जमीन पर केवल माफिया का कब्जा नहीं है, सरकारों का भी है। एक सरकार नहीं, कई राज्य सरकारों का। क्या इसके बारे में यह नया कानून कुछ कहता है? केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने वक्फ की जमीन पर अपने दफ्तर तक बना लिए, वक्फ की इजाजत के बिना उसे प्राइवेट पार्टी को लीज पर दिया,
कानून में कहा गया है और इस्लामी कानून भी यही कहता है कि आप जिस जमीन के मालिक नहीं हैं उस जमीन को वक्फ नहीं कर सकते। ऐसे कितने लोगों ने किया होगा? फिर वक्फ की जमीन की मालिक सरकार क्यों बन जाती है या किस कानून के तहत बन जाती है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का एक हिस्सा हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण केवल निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि समिति ने यह भी देखा है कि देश भर में सरकार और उनके विभाग इन्हें अधिग्रहित कर लेते हैं। अतिक्रमण के दो स्वरूप हैं: संपत्ति को बिना किसी किराए या किसी भी प्रकार का कोई पैसा दिए पूरा का पूरा हड़प लेना। दूसरा, अधिग्रहण करने वाला व्यक्ति बहुत ही मामूली किराया दे जिसमें दशकों से कोई बदलाव ना हुआ हो। निजी अधिग्रहण की संख्या बहुत अधिक है। ये देश भर में फैले हैं और कानूनी दांवपेच में उलझे हैं। यह देखा गया है कि प्रादेशिक और सरकारी विभागों के रवैये के कारण उन कल्याणकारी उद्देश्यों का बड़े स्तर पर पतन हो रहा है जिनके लिए वक्फों का निर्माण किया गया था। सच तो यह है कि सरकार द्वारा वक्फ जमीनों का अधिग्रहण प्राधिकरणों के लिए न सिर्फ शर्म की बात है, बल्कि यह निजी अधिग्रहण करने वालों का साहस बढ़ा देती है और मुस्लिम समुदाय की स्थिति में सुधार और पुनर्निर्माण में रुकावट का काम करती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वक्फ की जमीन खाली कर दें या बाजार की दर से उन्हें किराया दें। इसके बाद से किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। मंत्री जी ने इसका जिक्र नहीं किया। किरण रिजिजू ने कि वक्फ की संपत्ति पर सरकारों ने भी खूब कब्जा किया है। सरकारों ने राज्य वक्फ बोर्ड के गठन की परवाह भी नहीं की, ना उनकी इजाजत लेनी जरूरी समझी। अगर सरकार की नीयत में ईमानदारी होती तो वह बताती या ऐसा प्रावधान करती कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल सरकार अब नहीं करेगी और जिन मामलों में सरकार ने किया है उसे लौटा देगी। रिसर्च के दौरान यह निकल कर आया कि अदालत से जीत जाने के बाद भी कुछ मामलों में वक्फ की संपत्ति वापस नहीं की जाती है, जबकि कुछ मामलों में की गई है। यह जो बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड मुकदमेबाजी में फंसा है, तो उसका एक बड़ा कारण खुद सरकार भी है। एक और कारण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जिसने कई जगहों पर संरक्षण के आधार पर मस्जिदों और दरगाहों की जमीनों का अधिग्रहण किया है। इसे लेकर भी तमाम वक्फ बोर्ड कोर्ट गए हैं और जाहिर है मुकदमों की संख्या इन वजहों से भी ज्यादा होती होगी। सर, टोटल केस ट्राइब्यूनल्स के अंदर में 12,792 केसेस आज वक्फ बोर्ड्स में पेंडिंग है। 19,207 ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है। क्यों इसको हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही पड़े रहे? आप सोचिए सर। इसलिए सर टाइमलाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन समय पे न्याय मिलना चाहिए। क्या मोदी सरकार ने 10 साल में ऐसा कुछ भी किया कि सरकार अपने अधिग्रहण को, अपने कब्जे को वापस ले और वक्फ की जमीन लौटा दे? तो मंत्री किरण रिजिजू जी को बता देना चाहिए। क्या उनकी या उनकी पार्टी की सरकार ने, राज्य सरकार ने वक्फ की कोई जमीन खुद से खाली की है और बाजार दर से किराया देने का फैसला किया है? अब अगर सरकार ही कब्जा करे, अधिग्रहण कर ले, किराया बाजार की दर पर ना दे, तो वक्फ बोर्ड जमीन से हजारों करोड़ की आमदनी कैसे करेगा, जिसका दावा मंत्री जी कर रहे हैं कि सही से अगर इसका प्रबंध किया जाए तो 12,000 करोड़ सालाना कमाई हो सकती है, जिससे गरीब मुसलमानों की आर्थिक मदद की जा सकती है। अव्वल तो सरकार अगर मदद चाहती है करना तो 12,000 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है, खुद से इंतजाम कर सकती थी। UPA 2 के दौर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री KR रहमान खान ने एक बिल पेश किया था, एविक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। यह बिल पेश हुआ मगर पास नहीं हो सका। इसके हिसाब से
वक्फ की जायदादों को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित किया जाए, जिसे बिना नोटिस के ही खाली कराई जा सके। वह बिल पास नहीं हुआ तो क्या मोदी सरकार इस बिल को पास कराना चाहेगी, फिर से पुनर्जीवित कर, ताकि जो वक्फ की जमीनों पर सरकार ने कब्जा किया है उसे पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर सरकार से भी वक्फ बोर्ड वापस ले लें। तो इससे तो बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी खाली हो जाएंगी। सच्चर कमेटी ने तो यह भी लिखा है कि ऑल इंडिया वक्फ सर्विसेज होनी चाहिए। किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी का कितनी बार हवाला दिया, कम से कम इस पर भी बता देते कि क्या सरकार ऐसा करेगी। तो अपने हिसाब से मंत्री जी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या उदाहरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब्दुल रहमान की किताब है डिनायल एंड डेप्रिवेशन। इस किताब से हमने कुछ जानकारी ली है जो बताना चाहते हैं। अब्दुल रहमान ने अपनी किताब में हैदराबाद से 2 उदाहरण दिए हैं। एक कांग्रेस की YSR रेड्डी की सरकार के समय का उदाहरण है और दूसरा TDP की चंद्राबाबू नायडू सरकार के समय का उदाहरण है। अब्दुल रहमान ने लिखा है कि 2004 में हैदराबाद के दरगाह हुसैन शाह वली की 1600 एकड़ जमीन कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे दी गई, वो भी मामूली दरों पर, जबकि इसकी बाजार में कीमत 32,000 करोड़ तक बताई जाती है। वक्फ बोर्ड ने इसे लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल में केस किया और ट्रिब्यूनल ने सौदा रद्द कर दिया। तब सरकार और कंपनियां हाई कोर्ट चली गईं। 2012 में हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सही माना। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लग गई। इस मामले में अंतिम फैसला आया या नहीं, इस केस की लेटेस्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। आंध्र प्रदेश में ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने शमशाबाद में वक्फ की 1100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी, नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। रहमान ने लिखा है कि बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के ही जमीन दे दी गई। वक्फ बोर्ड को उचित मुआवजा भी नहीं मिला। वो पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, इस सरकार की नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण कई राज्यों से दिए जा सकते हैं। जब यह हाल होगा तब कोई भी वक्फ बोर्ड अपनी जमीन से पैसा कैसे कमाए। इसलिए वक्फ बोर्ड की आमदनी की चिंता सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मगर संदेह भी होता है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि वक्फ बोर्ड में सब ठीक चल रहा है। वहां भी राजनीति है, घपले हैं, घोटाले हैं। लेकिन इस वक्त जब राजनीति बहुत बारीक तरीके से जमीन के पीछे पीछे चल रही है, कहां कहां जमीन है, इन जमीनों को किस किस को दिया जा सकता है, चहेते लोगों के हाथ में सरकारी जमीनें थमाई जा रही हैं, आप इनकार नहीं कर सकते कि वक्फ की जमीन पर दूसरी तरह से नजर नहीं लगाई जा रही हो। इसलिए यह बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि नए संशोधन में यह प्रावधान है कि जिस सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया गया है, इस एक्ट के बाद उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। लेकिन वक्फ की जिस जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया है उसका क्या होगा। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट है, यह न्यूज वेबसाइट है और वहां से मैं उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली में 123 संपत्तियों पर केंद्र सरकार के साथ वक्फ की संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड का विवाद है। तो उन संपत्तियों का क्या होगा? क्या केंद्र सरकार खुद से लौटा देगी? इस पर आप स्क्रॉल की रिपोर्ट देखिए। आयुष तिवारी और जफर आफाक की इस रिपोर्ट में लिखा है कि संशोधन विधेयक में जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से वक्फ बोर्ड पर सरकार का अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव है। उदाहरण के लिए कलेक्टर को सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच किसी भी विवाद में रेफरी की भूमिका दी गई है। अगर सरकार को संदेह है कि फला फला वक्फ संपत्ति सरकार की है तो जिला कलेक्टर मामले की जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। कलेक्टर की जांच के दौरान विवादित संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगर जांच में यह पाया जाता है कि संपत्ति वास्तव में सरकार की है तो कलेक्टर राजस्व रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदल देगा और वक्फ बोर्ड अपने रिकॉर्ड में सुधार करेगा। स्क्रॉल से बात करते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व वकील वजी शफीक ने कहा है कि उन्हें डर है इस प्रावधान का दुरुपयोग करके मुस्लिम संपत्ति और धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शफीक ने केंद्र और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच 123 संपत्तियों को लेकर विवाद का जिक्र किया, जिसमें मस्जिद, दरगाहें, कब्रिस्तान शामिल हैं।
फिलहाल इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शफीक का मानना है कि संशोधन से उन संपत्तियों को ले लिया जाएगा। सच्चर रिपोर्ट में तो यह बात लिखी है कि सरकारों ने भी अतिक्रमण किया है, अधिग्रहण किया है, कब्जा किया है, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि वक्फ ने सरकारी जमीन को वक्फ घोषित कर दिया। ऐसे कितने उदाहरण होंगे? क्या इतने हैं कि इस आधार पर एक्ट लाया जा रहा है? रिजिजू अपने हिसाब से उदाहरण चुनकर लाए थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से, लेकिन वक्फ की जमीन पर जिस तरह के कब्जे हुए हैं सरकारी, उसका भी ब्यौरा उन्हें देना चाहिए, बताना चाहिए कि सरकार कैसे अपना दावा छोड़ने जा रही है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। By empowering collector to determine title, you are violating principal rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DOM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? अगर सरकार वाकई वक्फ की जमीन को लेकर चिंतित है, उसका प्रबंधन बेहतर करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले अपनी तरफ से अतिक्रमण, अधिग्रहण या कब्जा छोड़ देना होगा। आदर्श उदाहरण पेश करना चाहिए। एक सवाल उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। कहा जा रहा है कि यह मामला धार्मिक है और इसका संबंध मुसलमानों की संपत्ति से है, इसलिए इसका प्रबंधन मुसलमानों को करना चाहिए। ट्रिब्यूनल का प्रावधान है, लेकिन मंत्री कहते हैं इसके फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। अभी भी दी जाती है, जैसा कि हमने उदाहरण बताया। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। हम ट्राइब्यूनल को खत्म नहीं कर रहे हैं। पहले ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, अब हम प्रावधान रख रहे हैं कि इसमें एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होगा। और अगर वो समझ में नहीं आया, मैं अभी सर उसमें हमने ये कहा है कि जो टेक्निकल मेंबर है, अगर वो एब्सेंट होता है तो एक जुडिशियल, सर इनको मालूम नहीं है इस देश में जितना भी ट्राइब्यूनल बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, वो रिटायर्ड जज ही बनाया जाता है। जितना ट्राइब्यूनल में उसमें टेक्निकल मेंबर जो होते हैं वो अधिकारी को बनाया जाता है, लेकिन जो जुडिशियल मेंबर होता है वो रिटायर्ड जज ही होते हैं। इतना तो समझना चाहिए, 5 बार MP हो चुके हैं। सर हम लोग साथ आए लोकसभा में, इतना तो जानना चाहिए। हम लोग एक समय चुन के आए, एक समय हम लोग एक साथ में आए थे, अभी तो इसको ये मालूम नहीं है। ट्रिब्यूनल और कलेक्टर को शामिल करने को लेकर कई विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाए हैं। सरकार क्यों चाहती है कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम ना हो? यह ठीक है कि ट्रिब्यूनल को फैसला तय समय के भीतर देना चाहिए, लेकिन बताइए, जब सरकार कोर्ट के सामने यह नहीं बता सकती है कि उसकी एजेंसी किसी मामले में, जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में, ट्रायल कब शुरू करेगी और ये ट्रायल कब खत्म होगा, तो ट्रिब्यूनल से उम्मीद किया जा रहा है कि 90 दिनों में फैसला देना होगा। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश
देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है, आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को सदस्य बनाने की बात पर अब आते हैं। क्या अभी के कानून के हिसाब से महिलाएं सदस्य नहीं बनाई जा सकती हैं? जानकार कहते हैं मौजूदा कानून के हिसाब से भी महिलाएं शामिल हो सकती हैं। महिलाएं धार्मिक ट्रस्ट या बोर्ड में होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिनिधित्व का नाम लेकर इस बिल के पीछे के मकसद को ढका जा रहा है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। अगर बीजेपी के लिए अन्य समाजों के प्रतिनिधित्व का सवाल बड़ा है तो उसे इसकी गिनती करनी चाहिए कि विधायिका से लेकर नगर पालिका में मुसलमानों की विभिन्न जातियों का कितना प्रतिनिधित्व है। मुस्लिम महिलाओं की भी गिनती कर लेनी चाहिए। बीजेपी ने खुद महिला आरक्षण में दलित पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है। उसे बताकर प्रगतिशील दिखना चाहती है। उसे तुरंत बीजेपी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महिलाओं को भी सदस्य बनाकर सुंदर उदाहरण पेश करना चाहिए। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ठीक से समझ सकें कि जब सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा उठा, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, तब बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया। इसी आधार पर किया कि परंपरा और आस्था का सवाल है, जो चला आ रहा है वो नहीं बदलेगा। अभी हम सही गलत की बात नहीं कर रहे, बस इतना उल्लेख कर रहे हैं कि उस वक्त अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी एक तरह से इशारों में चुनौती दी थी। केरला में 2018 की एक रैली में अमित शाह ने कहा, मैं केरल की कम्युनिस्ट सरकार को और मुख्यमंत्री को चेतावनी देने आया हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम से भगवान अयप्पा के भक्तों पर दमन ना करें। मैं कई ऐसे जजमेंट कोट कर सकता हूं जिसका अमल ही नहीं हुआ। मैं केरल की कम्युनिस्ट सरकार को और उसके मुख्यमंत्री को चेतावनी देने आया हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम से भगवान अयप्पा के भक्तों पर दमन न करे। मैं कई ऐसे जजमेंट कोट कर सकता हूं जिसका अमल ही नहीं हो पाया। जलीकट्टू का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, मस्जिदों पर अजान माइक से न बजाने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, दही हांडी पे हाइट रिस्ट्रिक्ट करने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया, बनारस के अंदर शिया सुन्नी कब्रिस्तान का विवाद जिसका अमल नहीं हो पाया, भगवान पद्मनाभ स्वामी के 7वें भंडार को खोलने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आड़ में भगवान अयप्पा के भक्तों पर अत्याचार बंद करे। धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का मामला बड़ा हो रहा है।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर तरह तरह से आरोप लग रहे हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में हस्तक्षेप है। सरकार इससे इनकार करती है, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड की तरह सरकार मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदू यानी मुसलमान को सदस्य बनाए जाने के फैसले पर कभी भी राजी हो सकती है? 13 अप्रैल 2024 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख रहा था। लिखा है, वाराणसी पुलिस ने ट्रायल बेसिस पर काशी विश्वनाथ मंदिर के सभी द्वारों पर तैनात पुलिस कर्मियों को अपनी खाकी वर्दी की जगह धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाने के निर्देश दिए। वाराणसी पुलिस के अनुसार इस ट्रायल का उद्देश्य मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को और अधिक वेलकमिंग वातावरण देना है। यह तस्वीरें उन अफसरों की हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के हैं। हमने ट्रस्ट की वेबसाइट से ली है। 15 सदस्य हैं, जिनमें 2 IAS अधिकारी हैं और 1 PCS। कौशल राज शर्मा वाराणसी मंडल के आयुक्त हैं। S राजलिंगम जिलाधिकारी वाराणसी हैं और विश्वभूषण PCS हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास वाराणसी के। सब हिंदू हैं और नाम से ज्यादातर एक ही जाति के लगते हैं। हर एक सदस्य का हिंदू होना आवश्यक है। अक्सर मांग होती है कि एक ही जाति के सदस्य क्यों होते हैं, इनमें पिछड़ी और अनुसूचित जाति के भी होने चाहिए। जब यही करना संभव नहीं हो पा रहा है या बड़ा काम हो जा रहा है, इन्हीं उदाहरणों को देकर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को डालने का विरोध किया जा रहा है। कोई कानून ऐसा नहीं होता जिसमें 2-4 अच्छी बातें नहीं होती। हर कानून में होती हैं, इसमें भी होंगी और हैं। जो भी है वो सच्चर कमेटी ने पहले भी सुझाई है। सच्चर कमेटी का ही सुझाव था कि सरकार कुछ वक्फ जमीनों को कमर्शियल रूप से विकसित करे जिससे उसे आमदनी हो। मनमोहन सिंह सरकार ने इस सुझाव को मानते हुए जनवरी 2014 में NAWADCO नवाडको यानी नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का उद्घाटन किया, गठन किया। 500 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी दी गई। इस कंपनी का उद्देश्य था स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में सहायता करना। अंत में इसका क्या हुआ, मुझे इसके बारे में नई जानकारी नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को बताना चाहिए कि उनकी सरकार के 10 साल में इस दिशा में नवाडको के मामले में क्या प्रगति हुई है। यह मामला बहुत व्यापक है और मेरी जानकारी और समझ सीमित है। अगले किसी वीडियो में बाकी कमी पूरी कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।